चलिए। सो हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन भी सीखेंगे, कैसे करके प्रेडिक्शन करा जाता है। उसके बाद रेमेडी कैसे करा जाता है। और इसमें हम लोग होरारी एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे। होरारी एस्ट्रोलॉजी। और होरारी एस्ट्रोलॉजी कुछ और नहीं, ये एक तरीके का जो हम लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली। जो कोई व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछा, उस समय आप कुंडली बनाते हो उस समय का, और उस हिसाब से प्रेडिक्शन देते हो। बस यहाँ पे होरारी एस्ट्रोलॉजी वही है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा और अलग पैटर्न से चीजों को करना होता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाउस हाउस कंडीशन, प्लेनेट एंड प्लेनेट कंडीशन होता क्या है। होता क्या है कि जब भी हम लोग कुंडली देखते हैं और हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ब्लैंक होने का रीजन क्या है? ब्लैंक होने का रीजन ये है कि हम लोग, ये प्लेनेट उसी घर में बैठा है इस तरीके का होगा, ये प्लेनेट वहां बैठा है इस तरीके का होगा। यही सब चीज हमें मालूम है, इसलिए हम लोग प्रेडिक्शन दे नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति प्रॉब्लम के बारे में बताया और हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, रीजन क्या है। देखिए, मैं हाउस एंड प्लेनेट के बारे में भी पढ़ाऊंगा सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आज जो मैं बता रहा हूं इसको समझ लीजिएगा कि हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसे हम लोग हाउस कहते हैं, घर कहते हैं, भाव भी कहते हैं, भाव। और केपी में हाउस को कहते हैं कस्प। ठीक है, कस्प। तो अगर मैं बोलूं कस्प, कस्पल मतलब हाउस। जब मैं बोलूं कस्प या कस्पल, इसका मतलब हाउस। और इसे हम लोग केपी, एक कुंडली को जो केपी चार्ट है, उसे हम लोग निरायन भाव चलित चार्ट भी कहते हैं इसको। भाई इससे चलित, चलित का मतलब क्या होता है? चलते रहना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लग्न चार्ट D1, वो भी बताएंगे। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में लगन चार्ट को कभी इग्नोर नहीं करा है। कृष्णमूर्ति जी ने ये कहा है कि जो भीमशोत्री दशा यहाँ पे यूज होता है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन पे बेस्ड है। बाकी जो फॉर्मूला है, बाकी जो सिस्टम है, वो पराशरी का ही है। अब प्लेसिडस हाउस डिफरेंस क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग हाउस के बारे में जानेंगे कि हाउस कौन से चीज को डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेनेट कौन से चीजों को डिनोट करते हैं। उसके बाद केपी जो है, केपी एस्ट्रोलॉजी, वो 4 पिलर पे टिका हुआ है। हम लोग 4 पिलर क्या है, वही 4 पिलर है बस, और कुछ नहीं। उन 4 पिलर को अगर आप समझ गए, बस हो गया, और कुछ नहीं है। और उसके आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं है। तो हम लोग 4 पिलर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंडिया का 4 पिलर क्या होता है? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सब होता है ना, जैसे 4 पिलर कहते हैं देश का। तो वैसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी 4 पिलर में टिका हुआ है। तो 4 पिलर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद केपी इज टोटली बेस्ड ऑन सबलॉर्ड। जो हर घर का सबलॉर्ड हम लोग चेक करते हैं, वो और कुछ नहीं, पराशरी में जो हम लोग डिविजनल चार्ट को देखते हैं, जैसे D1 को लेकर लगन चार्ट को ऐड करके टोटल 16 चार्ट होते हैं। तो वो 16 चार्ट क्या है? वही सब लॉर्ड ही है केपी का। जो पराशरी में लगन चार्ट है, वही लगन चार्ट केपी में यूज होता है। केपी में और एक चार्ट यूज होता है जो हम लोग कहते हैं ये केपी चार्ट, जिसे कहते हैं निरायन भाव चलित चार्ट। तो केपी में 2 चार्ट यूज होता है। एक तो राशि चार्ट, जो D1 चार्ट है, जो लगन होता है, उसे हम लोग राशि चार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि लगन से हमें ये पता नहीं चलता, लगन चार्ट से हमें ये पता नहीं चलता कि प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है। लगन चार्ट से हमें यह पता चलता है कि
प्लैनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है। जब हमें देखना होता है कि प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है, तो हमें चेक करना होता है केपी चार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं निरायन भाव चलित चार्ट। वहां पे बताएंगे कि प्लैनेट एक्चुअली कौन से घर में बैठा है। तो अगर कौन से घर में बैठा है वो हमें पता चल रहा है, तो राशि का क्या महत्व है। देखिए केपी चार्ट में भी राशि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपने मेरे वीडियो में बहुत बार सुना होगा या बहुत सारे केपी एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि कहते हुए कि केपी में राशि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये झूठ है। केपी में राशि का भी उतना ही बराबर महत्व है। अब राशि होता क्या है समझ लीजिएगा। देखिए, आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में एक अलग यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। जब आप मंदिर जाते हो मंदिर का एक अलग यूनिफॉर्म होता है। तो राशि एक तरीके का यूनिफॉर्म है, एक तरीके का क्लोथ है, एक तरीके का कपड़ा है जो प्लेनेट पहनते हैं। इसका मतलब जब आप लगन चार्ट को देखते हो, D1 चार्ट को देखते हो, और वहां पे जब आप देखते हो कि कोई प्लेनेट किसी भी राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो राशि को उस प्लेनेट ने धारण कर लिया है। मतलब मान लेते हैं कि आपने D1 चार्ट में देखा, लगन चार्ट में देखा कि मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब मिथुन राशि नाम का एक कपड़ा, मिथुन राशि डिजाइन का एक कपड़ा मंगल ने पहन लिया। सो नाउ कि क्या मंगल कंफर्टेबल है वो कपड़ा पहनकर, हमें वो चेक करना है। क्या मंगल कंफर्टेबल है वो कपड़ा पहनकर। अगर कंफर्टेबल नहीं है तब हम कहते हैं द कंडीशन ऑफ द प्लेनेट इज नॉट गुड। क्लियर। पहला पॉइंट अब समझ में आ गया कि प्लेनेट का कंडीशन हम लोग कैसे देखते हैं। तो हम लोग ये कैसे देखेंगे, देखेंगे वो भी बात करेंगे, फ्रेंड फ्रेंडली वो सब बात करेंगे। सो व्हेन प्लेनेट इज सिटिंग इन ए पर्टिकुलर राशि, कोई पर्टिकुलर राशि में बैठा हो और वो राशि उस प्लेनेट को अच्छा नहीं लगता हो, इसका मतलब हम लोग कहेंगे द प्लेनेट इज नॉट इन ए गुड कंडीशन। अगेन मान लेते हैं कि वो प्लेनेट जो है वो जिसके साथ बैठा है, वो प्लेनेट जिसके साथ बैठा है उसको वो पसंद नहीं करता। अब अगर आप अपने घर में बैठे हो और ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में आया और वो व्यक्ति को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति हमेशा आपके सामने बैठे रहे, तो क्या आप कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन द सेम सेंस प्लेनेट भी वही कहते हैं कि यहाँ पे मेरा एक ऐसा प्लेनेट आके बैठा है मेरे सामने कि मुझे ये प्लेनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब वो प्लेनेट अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। सो अगेन नाउ वी कैन से कि ये प्लेनेट इज नॉट इन ए गुड कंडीशन। तो इस तरीके से प्लेनेट का कंडीशन हमें पता चलता है। नाउ प्लेनेट का कंडीशन अच्छा कब होता है, सिंपल, वो जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, अगर वो राशि उस प्लेनेट के लिए कंफर्टेबल हो, वो राशि उस प्लेनेट के लिए कंफर्टेबल हो, देन वी विल से दैट ये प्लेनेट अच्छे कंडीशन में है। एंड वो प्लेनेट अगर अपने फ्रेंडली प्लेनेट के साथ बैठा है, अगेन वी कैन से द प्लेनेट इन ए गुड कंडीशन। तो इस तरीके से हम लोग प्लेनेट का कंडीशन चेक करते हैं। नाउ वी चेक हाउस कंडीशन। हाउस कंडीशन कैसा है। सो नाउ अगर आपके घर में कोई आपका दुश्मन आके बैठा हो, तो वो दुश्मन आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और उस सिचुएशन में आप कहोगे कि मेरे घर का कंडीशन अच्छा नहीं है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन आके बैठ गया। सेम कंडीशन, किसी भी पर्टिकुलर घर में कोई प्लेनेट बैठा है
अगर वो प्लेनेट उस घर का दुश्मन है जिस घर में बैठा है, तो हम कहेंगे इन दैट केस वो घर का कंडीशन अच्छा नहीं है। सिंपल। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाउस कंडीशन कैसा है एंड प्लेनेट कंडीशन कैसा है। अगर उस घर में कोई फ्रेंडली प्लेनेट बैठा हो या कोई भी नहीं बैठा हो, तो आप कह सकते हो कि वो घर का कंडीशन अच्छा है। सो नाउ, व्हाई हाउस कंडीशन एंड प्लेनेट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट? व्हाई हाउस कंडीशन एंड प्लेनेट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट? रीजन क्या है? अब जो मैं रीजन बता रहा हूं ये सुनिएगा ध्यान से। हाउस का काम क्या है और प्लेनेट का काम क्या है? दिस इज द चार्ट एंड ऑल दिस आर हाउस एंड देयर इज ए 9 planets। तो प्लेनेट का काम क्या है, हाउस का काम क्या है? तो आप कह सकते हो कि हाउस जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, वो रिजल्ट जेनरेट करते हैं, वो रिजल्ट को पैदा करते हैं। अब जब रिजल्ट पैदा हो गया, अब जब रिजल्ट पैदा हो गया, उसके बाद प्लेनेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं उस घर से जो जेनरेट हुआ है रिजल्ट, उस रिजल्ट को आगे तक लेके चलूं, टू कैरी द रिजल्ट। सो नाउ, इफ हाउस कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, इफ हाउस कंडीशन इज नॉट गुड, तो वो घर रिजल्ट पैदा ही नहीं कर पाएगा, वो घर रिजल्ट पैदा ही नहीं कर पाएगा। अब अगर हाउस कंडीशन अच्छा है, तो वो पर्टिकुलर घर का जो भी एट्रीब्यूट होगा, वो एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ चीजों को वो पैदा कर देगा जो आपको चाहिए होगा। अब अगर प्लेनेट का कंडीशन अच्छा है, तो वो जो रिजल्ट आया वो लाइफ टाइम आपके साथ बढ़िया चलते रहेंगे। अगर नहीं, प्लेनेट का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो रिजल्ट को आगे तक कैरी नहीं कर पाएंगे, वो बीच में ही हो जाएगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कि हर घर का एट्रीब्यूट क्या है, हर घर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हर घर कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी विल डिस्कस द प्लैनेट, प्लैनेट किस चीज को डिनोट करते हैं, प्लैनेट्स का एट्रीब्यूट क्या क्या है, प्लैनेट से जुड़ा हुआ आइटम क्या है, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। सो नाउ, हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं एंड कुंडली में हाउस जो है वो फिक्स रहते हैं। कुंडली में हाउस जो है वो फिक्स रहते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस, लेकिन राशि चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ कुछ नंबर होंगे, वो राशि होता है, राशि चेंज हो जाएंगे जब आप जन्म लेंगे उस हिसाब से। सो नाउ, इफ लेट्स से कि मान लेते हैं, जैसे कि आपको पता है 12 घर है, 12 घरों का अपना ही रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट हाउस का रेस्पॉन्सिबल है आपको ठीक रखना। फर्स्ट हाउस क्या है? आई, मी, माई सेल्फ। वो व्यक्ति खुद स्ट्रांगली खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसका हेल्थ हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, इसका मतलब फर्स्ट हाउस। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बात बोलते हैं, एक व्यक्ति गला बहुत सुंदर है, जैसे कि कोई सिंगर हो, या कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है बहुत सीरियसली, लोग सुन रहा है, इसका मतलब उसका वाणी बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति का पैसे का बात हो, फैमिली का बात हो, तो उनके वाणी का बात हो, किस तरीके से बात करता है, तो सेकेंड हाउस। तो इसी तरीके से 12 घर का अपना ही एट्रीब्यूट होता है, और हमें वो 12 के 12 घर को यूटिलाइज करना होता है अपने कुंडली में, अपने लाइफ में। इसलिए मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज द लाइफ स्टाइल। इट विल टीच यू हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, इट विल टीच यू हाउ टू लिव योर लाइफ।
कुंडली से बाहर जाके कोई काम नहीं करना होता है। कुंडली से बाहर जाके जब काम करते हैं तभी इंसान मरते हैं, तभी इंसान का दिक्कतें स्टार्ट हो जाते हैं। नेवर एवर ट्राई टू चैलेंज योर चार्ट, कभी नहीं, कभी चैलेंज नहीं करना है, और हम लोग सकेंगे नहीं चैलेंज करने। सो मान लेते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि 12 के 12 घर है, वो सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हर घर का अपना ही एट्रीब्यूट है। आप लाइफ में कुछ चाहते हो, आप पैसा चाहते हो तो सेकंड हाउस को देखो। करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ चाहते हो तो 10th हाउस को देखो। अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो तो 7th हाउस देखो। संतान चाहते हो तो 5th हाउस देखो। तो कोई भी चीज आप जो चाहते हो वो पर्टिकुलर कोई भी घर को रिप्रेजेंट करता हो। जो चीज के बारे में बात कर रहे हो तुरंत उस घर में आ जाओ, उस घर को आइडेंटिफाई कर लो। तो क्या होगा आइडेंटिफाई करने से? आइडेंटिफाई करने से आपको यह पता चलेगा कि क्या मुझे वो चीज मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा, क्या मैं रख पाऊंगा? बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, जैसे कि जो कोई भी मेरे से कंसल्टेशन करता है तो मुझे क्या पूछता है, आप लोगों को भी पूछेगा कि सर मैम मैं शादी करना चाहता हूं, तो आप तो 7th हाउस को देखोगे, क्या मेरा शादी टिकेगा, क्या मेरा शादी अच्छा जाएगा। यहाँ पे दो चीज को आइडेंटिफाई करना होता है हमेशा क्लाइंट के, क्योंकि अब आप लोग प्रोफेशनली करेंगे तो क्लाइंट के बात, क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे। आज अभी से जो भी बात करेंगे क्लाइंट के नजरिए से बात करेंगे। क्लाइंट आएंगे, वो अपने प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम दो तरीके का ही होगा बस, और कुछ नहीं। कैसे? जब वो कोई भी प्रॉब्लम का बात बोले, सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि वो प्रॉब्लम कौन से घर से जुड़ा हुआ है। अगर हेल्थ का बोल रहा है तो 1st हाउस, खर्चे का बोल रहा है, एक्सपेंडिचर का बोल रहा है तो 2nd हाउस, रिलेशनशिप का बोल रहा है तो 7th हाउस, लव एंड रोमांस के बारे में पूछ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है तो 5th हाउस, संतान के बारे में पूछ रहा है तो 5th हाउस, मदर के बारे में पूछ रहा है, लैंड प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है तो 4th हाउस, फादर के बारे में, लव के बारे में पूछ रहा है तो 9th हाउस, प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है कि मेरा लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होता तो 8th हाउस, डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहा है कि लाइफ में हर मोड़ पे ब्लॉकेजेस एंड डिसअपॉइंटमेंट आते हैं तो 12th हाउस। तो सबसे पहला काम है आपका कि हाउस आइडेंटिफाई करना, नंबर 1 खत्म। जब आपका हाउस आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये जो व्यक्ति प्रॉब्लम का बात कर रहा है तो ये पर्टिकुलर हाउस है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, दो ही रूल है और कुछ नहीं बस। क्या? वो जो प्रॉब्लम के बारे में आपको बोल रहा है, आप बस ये समझने की कोशिश करो कि क्या वो चीज उसको मिल गया कि नहीं मिला। मतलब क्या वो ये कह रहा है कि मैं इस चीज को पाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मिल ही नहीं रहा है, या वो ये कह रहा है कि सर मेरा ना, मैं मुझे ना वो चीज को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब क्या वो चीज आपके पास है? जी हाँ वो चीज मिला है, लेकिन मिलने के बाद मैं ठीक ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब उसको रिजल्ट मिल गया, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन मिलने के बाद उसको जो अच्छी तरह से मेंटेन करने का था वो नहीं कर पा रहा है। मतलब अब देखो, एक व्यक्ति को संतान चाहिए, वो बोल रहा है कि संतान हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब अभी तक 5th हाउस ने रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करा। जब तक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ही नहीं तो प्लेनेट को देख के कोई फायदा नहीं। क्यों? प्लेनेट का काम क्या है? प्लेनेट का रोल तब होगा जब वो हाउस का रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद उसको मेंटेन करने का काम होता है। जैसे कि बच्चे को जन्म देने का हक सिर्फ माता को ही है, मदर ही है जो बच्चे को जन्म देता है, पिताजी नहीं सकेंगे। लेकिन बच्चे को जन्म हो जाने के बाद उसको मेंटेन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी पिताजी के पास आता है। लेकिन जब तक जन्म हुआ ही नहीं तो पिताजी का कोई काम नहीं, वो क्या मेंटेन करेगा? अरे आया ही नहीं बच्चा अभी तक। इसका मतलब अगर वो कह रहा है कि अभी तक मुझे मिला नहीं, इसका मतलब हाउस ने रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करा।
क्यों, मैंने क्या बोला, हाउस क्या है, हाउस एक इंडस्ट्री है, हाउस एक फैक्ट्री है जो चीजों को बना के प्रोड्यूस करके देता है। अगर वो चीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसका मतलब हाउस का कंडीशन खराब है। और अगर वो चीज आपको मिल गया उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब प्लेनेट का कंडीशन खराब है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि बच्चा का जन्म हो गया, अब बच्चे को जन्म होने के बाद उसको जो अच्छी तरह से लेके चलने का रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को होता है, मदर एंड फादर। आप सोचिए मदर एंड फादर दोनों का ही हालत खराब है, तो बच्चे को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मदर एंड फादर दोनों को अच्छा रहना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी कोई आपसे बात करे बस तीन चीज पे गौर करिएगा। पहला चीज कि जो प्रॉब्लम को कर रहे हैं उसको एक एक करके हाउस आइडेंटिफिकेशन कर दो। जब हाउस आइडेंटिफाई हो गया, सेकंड स्टेप में आ जाओ, देखो कि उस चीज को वो मिल गया कि नहीं मिला। अगर उसको मिल गया उसके बाद कह रहा है कि मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब कोई व्यक्ति आके कह रहा है मुझे ना पैसे फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम कहते ही हाउस आइडेंटिफाई कर लो कि सेकंड हाउस। अब उससे पूछो क्या आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है जितना आप चाहते हो, या पैसा तो आ जाता है लेकिन उसको मेंटेन कर नहीं पाते हो, रखते नहीं हो, कहीं ना कहीं से चले जाते हैं, खर्चा हो जाता है और हद से ज्यादा खर्चा होता है। इवन दो महीने में अगर 50,000 रुपया आने का होता है उससे पहले 60,000 रुपया तैयार रहता है जाने के लिए, मतलब ज्यादा जाने के लिए तैयार रहता है पहले से ही। इसका मतलब क्या है कि हाउस कंडीशन अच्छा है जो उसको पैसे लाके देता है, लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं रखना है, उसके हाथ में पैसा नहीं रखना है, इसलिए ऊपर वाले ने ऐसा कुछ करा कि 50,000 आने से पहले 60,000 रुपए देने का कंडीशन बना के रख दिया। मतलब उस समय क्या हो गया कि पैसा आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा जा रहा है, मतलब हाउस ने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन उस पैसे को सेविंग करने का, बचा के रखने का जो जिम्मेदारी प्लेनेट के ऊपर था वो प्लेनेट का कंडीशन ही खराब है जो वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो अगर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कि पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा मेरे इधर उधर के कैसे से भी खर्चा हो रहा है, किधर से भी खर्चा हो जा रहा है, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, इसका मतलब प्लेनेट कंडीशन खराब है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जा। जब लोन का बात होता है सब लोग छठे घर में आ जाते हैं, लोन को कहते ही छठे घर में मत आओ। क्यों, लोन आपके ऊपर चढ़ा है मतलब आपके अंदर और एक्स्ट्रा बर्डन खर्चा आ चुका है। इसका मतलब क्या है, भगवान ने ये तय कर दिया अभी कि आपको पास जितना पैसा का उससे पहले वो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, इसलिए लोन देके रख दिया। इसका मतलब क्या है, सेकंड हाउस का प्लेनेट जो है उसका कंडीशन खराब है। भगवान ने ये बोला है कि प्लेनेट का कंडीशन खराब है, इसका मतलब वो चला जाएगा, सेविंग करने नहीं देगा, इसलिए आपके ऊपर कर्जे दे दिया ताकि आप पैसे को बचा ही ना पाओ। तो उस समय हम लोग प्लेनेट कंडीशन को देखेंगे। इसीलिए याद रखिएगा अभी मैं जो कह रहा हूं, मैं जब केपी करता हूं सिर्फ केपी नहीं करता, मैं पराशरी प्लस केपी करता हूं। इसीलिए मैं आपको इसमें जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है वो प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं, वो पराशरी है, लेकिन पराशरी का मैं पूरा वास्ट लेवल तक नहीं लेके जाऊंगा, ओनली लगन उसके साथ केपी को एड ऑन करके चलाऊंगा। और उसके हिसाब से जब प्रेडिक्शन देने जाओगे लोगों को, मतलब यू विल डू मिरेकल, चमत्कार कर दोगे आप। सो नाउ हमें यह समझना है कि हर घर का एट्रीब्यूट क्या है, हर घर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हर एक घर क्या क्या चीजों को लेके बैठा है। तो एक ही दिन में तो मैं हर घर का चीजें नहीं बता सकता, कुछ कुछ तो छूटेगा। तो क्लास चलते जाएंगे, बीच बीच में मैं और ऐड होते जाएंगे क्लास, मतलब हाउसेस के एट्रीब्यूट क्या क्या है। ठीक है। दूसरा चीज, एक आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है जो मैं आप लोगों को दूंगा, वो है मंत्र। ये कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैं दूंगा आपको, ऐसे दो तीन मंत्र दूंगा जिसको आप वो चीज बना के दोगे जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वो बना के देने के बाद उसको अगर बोलोगे इस जगह पे इस जगह उसको यूज करो, देखना उसको तुरंत रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा।
वो रेमेडी का पार्ट नहीं, वो मंत्र ज्योतिष का पार्ट है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी तक मैंने हाउस एट्रीब्यूट तो पढ़ाया नहीं, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? हाँ जी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? कुछ तो बताइए, अनम्यूट करिए और बताइए। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके सेकंड हाउस एक्टिव नहीं होंगे। चाहे आप कैमरा को ऑफ रखें, कोई इशू नहीं, लेकिन बात करना है। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। नाउ यू ऑल गोइंग टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। जितना बोलोगे उतना आपका जो थॉट चक्र है वो एक्टिव होगा। और आप देखोगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो कहते हैं वो हो जाता है। क्यों? दो कारण है। एक कारण है कि उसका कारण एक ही है, सिस्टम दो हो सकता है, मतलब कारण एक ही है, उसका बानी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, कि वो कह रहा है और सच फलित हो रहा है, इसका मतलब उसका बानी सिद्ध हो चुका है। अब बानी सिद्ध होने का दो कारण हो सकता है, या तो उन्होंने कोई सिद्धि लिया होगा किसी गुरु के अंडर, या तो वो इतना बोल बोल के अपने थॉट चक्र को इतना एक्टिव कर लिया कि अब वो जो बोलता है वो होता है। सो मैं पहले वाले के लिए आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई तंत्र मंत्र करने जाए, कोई सिद्धि लेने जाए। मैं चाहूंगा कि नेचुरली गॉड आपको ब्लेस करे, क्योंकि गॉड अगर नेचुरली खुश होके दे, वो चीज हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए यू शुड स्पीक जब मैं कुछ पूछूं, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। सो यहां तक किसी को कंफ्यूजन है मैंने जो कंडीशन के ऊपर बात करा? नो सर, ऑल क्लियर। नहीं सर। जी। सो नाउ जो घर है, पर्टिकुलर हाउस है, हर घर का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हर एक घर का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस वो व्यक्ति खुद है। पराशरी, सॉरी पराशरी कह रहा हूं, केपी में एक चीज याद रखिएगा, ऐसे बाउंड्री है, दिस इज मी, आई, एंड बाउंड्री के उस पर यू। बस इन दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहेंगे। मतलब ये मैं, ये मेरा ऑपोजिट जेंडर। ऑपोजिट जेंडर बोल के नहीं, मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा सेवेंथ हाउस। अब मैं जब बैठा हूं यहां पर, या तो मैं जीतूंगा या तो सेवेंथ हाउस जीतेगा, मेरे सामने वाले व्यक्ति जीतेगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है द इंप्रूवमेंट हाउस एंड नॉन इंप्रूवमेंट हाउस थ्योरी। उसको कैसे स्टडी करना होता है मैं बता दूंगा आप लोगों को। इंप्रूवमेंट हाउस एंड नॉन इंप्रूवमेंट हाउस थ्योरी, करेक्ट? इंप्रूवमेंट हाउस एंड नॉन इंप्रूवमेंट हाउस थ्योरी, बस। अब क्या होगा, अगर मेरा ग्रुप स्ट्रांग रहेगा तो मैं जीतूंगा, अगर सेवेंथ हाउस का ग्रुप स्ट्रांग रहेगा तो सेवेंथ हाउस जीतेगा। तो ये चीज लिख के रख दीजिए। अभी तो ये तो बहुत आगे चला गया, मैं ऐसे अभी कह दे रहा हूं। मेरा ग्रुप क्या है, मतलब फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस। ये ग्रुप हो गया फर्स्ट हाउस का, तो अपना ग्रुप। और इन सारे हाउस को कहता है द इंप्रूवमेंट हाउस। इंप्रूवमेंट मतलब जो व्यक्ति को इंप्रूव करता है। एंड सेवेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। सेवन, फोर, फाइव, एट, नाइन, ट्वेल्थ, ये हाउस होता है सेवेंथ हाउस का ग्रुप। और इन घरों को कहता है नॉन इंप्रूवमेंट हाउस। अब देखिए, इन घरों को नॉन इंप्रूवमेंट हाउस कहता है, मतलब ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे इंप्रूवमेंट करने नहीं देगा। अब यहां पे देखिए एक चीज, कितना बड़ा डुअलिटी में फंसेंगे लोग।
जब भी पराशरी करते हो वहां पे कहते हैं मूल त्रिकोण, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, इन घरों का स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट केपी में देखिए फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को खराब माना गया है, एट एंड ट्वेल्थ हाउस को भी खराब माना गया है। लेकिन केपी में, पराशरी में सिक्स हाउस को खराब कहते हैं, लेकिन केपी में सिक्स हाउस को अच्छा माना गया है, इट्स अ गुड हाउस। हाउ, एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो बहुत बाकी है, तो मैं बहुत आगे चला आया। सो अगर मुझे फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस किसी भी प्लेनेटरी पोजीशन में मुझे असाइन हो रहा है, इसका मतलब उसका रिजल्ट अच्छा है। अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन में अगर आप देख रहे हो कि उसमें सेवेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस और सॉरी ट्वेल्थ हाउस आ रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए, मैं मतलब कौन, फर्स्ट हाउस। सो दिस आर नॉन इंप्रूवमेंट हाउस। ठीक है, क्यों है ऐसा, बात करेंगे, सब बात करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूं आपको सब चीज। सो नाउ फर्स्ट हाउस इज व्हाट, फर्स्ट हाउस इज आई, मी, माई सेल्फ, वो व्यक्ति खुद, उसका माइंड, साइकोलॉजी, माइंडसेट कैसा होगा, वो व्यक्ति का फिजिक कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा, इट विल डिसाइड बाय द फर्स्ट हाउस। व्हाट इज सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस इज योर स्पीच, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, आपका वॉइस कैसा होगा। आप देखेंगे जो सिंगर होते हैं उनके सेकेंड हाउस का रिलेशन वीनस के साथ, चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। क्यों, बहुत ही सुरीला गाते हैं। अब सेकेंड हाउस का रिलेशन शनि के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, वो कैसे बात करेंगे आप सोचिए, उस वो बात करने का तरीका कैसा होगा उसका, हार्श होगा, रफ होगा। सो सेकेंड हाउस इज मनी, सेकेंड हाउस इज व्हाट, सेकेंड हाउस इज योर फैमिली। ठीक है, सेकेंड हाउस योर फैमिली, फैमिली मीन्स फैमिली इन होल, मतलब आपका का पूरा कुटुंब, आपका फैमिली, आपके भाई का फैमिली, आपके चाचा का फैमिली, मामा का फैमिली, पूरा एक कुटुंब फैमिली है। ठीक है, सेकेंड हाउस इज फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जेमस्टोन, ज्वेलरी, और बहुत कुछ होगा जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जब क्लास करते रहेंगे बीच बीच में याद आएगा मैं बताते रहूंगा। सेकेंड हाउस इज योर फैमिली, योर स्पीच, हाउ यू टॉक, आपके वॉइस कैसे होंगे, इट्स योर सेकेंड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस इज व्हाट, थर्ड हाउस इज सबसे पहले चेंज ऑफ प्लेस, जगह को बदल देना, चेंज ऑफ प्लेस। थर्ड हाउस इज योर छोटे भाई बहन, थर्ड हाउस आपके, अच्छा, सेकेंड हाउस आपके गला भी है, मतलब आपके टीथ, टीथ के पोर्शन से लेके गले तक का, नेक इज द सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस इज योर शोल्डर, आपके कंधे, आपके हाथ, आपके छोटे भाई बहन, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क इज थर्ड हाउस। टूर एंड ट्रेवल इज थर्ड हाउस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन रिलेटेड वर्क, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, थर्ड हाउस। योर स्किल, योर गोल, योर हॉबी इज थर्ड हाउस। Connection of third house with any planet will show the hobby. थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, आप लोगों के साथ कितना अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, वो थर्ड हाउस है। सेकेंड हाउस बोलोगे कि आप किस तरीके से बात करोगे, थर्ड हाउस बोलेगा कि कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस इज योर मदर, फोर्थ हाउस इज योर फैमिली। आप कंफ्यूज होंगे, सेकेंड हाउस भी फैमिली, फोर्थ हाउस भी फैमिली। सेकेंड हाउस आपके पूरे फैमिली है, सब आता है उसमें,
लेकिन फोर्थ हाउस इज योर इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली मतलब इस समय चार दीवारी के बीच आपके साथ कौन कौन रह रहा है, वो फोर्थ हाउस। आप एक घर में रह रहे हो, अब उस घर में आप और आपके हस्बैंड है और कोई नहीं है, तो आपके इमीडिएट फैमिली आपका हस्बैंड है, फोर्थ हाउस। अगर आपके घर में आपके चाचा भी है, आप भी हो, आपके पिताजी माताजी है, तो वो सारा का सारा फोर्थ हाउस। मतलब एक ही छत के नीचे जितने व्यक्ति रह रहे हैं वो फोर्थ हाउस, और एक छत के बाहर जितने भी फैमिली है आपका वो सेकंड हाउस। फोर्थ हाउस योर मदर। फोर्थ हाउस आपके मन का सुख, आपके मेंटल पीस को दिखाता है। यू डोंट हैव एनी मेंटल पीस, सो आपका फोर्थ हाउस खराब है। फोर्थ हाउस योर होम एनवायरमेंट, योर कंफर्ट जोन, आप कितने कंफर्ट में रहेंगे। फोर्थ हाउस इज योर लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, आप कितना गाड़ी गाड़ी बंगला ये सब लोगे, इज योर फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज योर चेस्ट, आपका चेस्ट एरिया। फॉर ए मैन इट्स ए चेस्ट एंड फॉर ए फीमेल इट्स ए ब्रेस्ट। सो व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल हैविंग breast cancer, that means you should observe fourth house, fourth house lord condition and chandrama. Why chandrama? Because chandrama is also the karak of what? योर माइंड। तो आप बताएंगे कि कैंसर के लिए माइंड को क्यों चेक करना है। 90% ऑफ डिजीज हैपन इन ए पर्टिकुलर बॉडी ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग नेगेटिव माइंडसेट, एंजाइटी, टेंशन। क्यों? क्योंकि जब आप हद से ज्यादा टेंशन लेते हो, हद से ज्यादा किसी नेगेटिव इमोशन को पकड़ के बैठते हो, और वो इमोशन आपके बॉडी के किसी ना किसी कोने में जाकर वो वहां पे जमा हो जाएगा। जब उस जगह में जमा होते हैं, आप देखना उसी जगह में ही कुछ ना कुछ बीमारी होगा। ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, उस जगह में दर्द होगा, कुछ ना कुछ होगा। सो 90% of people is suffering only because of नेगेटिव माइंडसेट, वो एनर्जी डिसबैलेंस होने के कारण। ठीक है, सो फोर्थ हाउस हो गया। फिफ्थ हाउस इन योर बॉडी पार्ट इट्स योर स्टोमक, आपका स्टोमक एरिया है। फिफ्थ हाउस इज योर इम्यून सिस्टम। फिफ्थ हाउस आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं, या अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है, रिकवर कर ही नहीं पाता है। क्यों? उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जो बीमारी से लड़ ही नहीं पाता है। इसका मतलब फिफ्थ हाउस वीक है। फिफ्थ हाउस इज योर स्टोमक। पेट का कोई इशू है तो फिफ्थ हाउस को देखो। उसके बाद फिफ्थ हाउस इज योर लव एंड रोमांस, जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में लव रोमांस होते हैं वो फिफ्थ हाउस। इसीलिए फिफ्थ हाउस का कनेक्शन सेवेंथ हाउस के साथ हो जाए तो आप कह सकते हो द पर्सन विल गो फॉर लव मैरिज। सो फिफ्थ हाउस इज योर व्हाट? लव एंड रोमांस। फिफ्थ हाउस संतान को दिखाते हैं, संतान, बच्चे। उसके बाद फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट है, फन है। मतलब लाइफ में आप एंटरटेनमेंट फन कैसे करोगे? एंजॉयमेंट, फन, एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, घूमना, एंजॉयमेंट। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंजॉयमेंट। नाउ सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज व्हाट? सिक्स्थ हाउस आपका, देखिए फिफ्थ हाउस आपका पेट है, लेकिन इट्स अपर एब्डोमेन। इट्स अपर एब्डोमेन मतलब नाभि के ऊपर का पेट। सिक्स्थ हाउस इज योर लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे का पेट। एंड सिक्स्थ हाउस इज ए रोग। रोग मतलब डिजीज। ऋण, ऋण का मतलब लोन। शत्रु, शत्रु का मतलब एनिमी। तो सिक्स्थ हाउस इज रोग, ऋण, शत्रु। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो योर मामा का फैमिली, योर मामा का फैमिली, मामा जी। ठीक है, मतलब मदर के साइड का फैमिली, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो योर डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो डेली एक्सरसाइज। सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो एनिमल्स, मतलब जानवर। आप जानवर को कितना ही करते हो। सो सिक्स हाउस को केपी में अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्स हाउस आपके डेली रूटीन को सेट करते हैं। अगर आपका डेली रूटीन डिसिप्लिन बहुत अच्छा है देन यू विल लिव ए गुड हेल्दी लाइफ, और एल्स यू हैव टू सफर। सेवेंथ हाउस आपके फ्रंट साइड के प्राइवेट पार्ट है, एंड एट्थ हाउस आपके पीछे का प्राइवेट पार्ट्स है। सेवेंथ हाउस इज योर पार्टनर। पार्टनर मीन्स जिसके साथ शादी करेंगे वो भी पार्टनर है,
सेवेंथ हाउस पार्टनर मतलब जिसके साथ आप पार्टनरशिप डील करके कोई वर्क करोगे, फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स इज इलेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस आपका पार्टनरशिप को दिखाता है। ठीक है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे निगेटिव माना जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में याद रखिएगा, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस एंड एनी हाउस विच इज ट्वेल्थ फ्रॉम पर्टिकुलर हाउस इज नेगेटिव हाउस। इसका मतलब क्या है, बाद में समझा देंगे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस को सबसे नेगेटिव माना जाता है। जहां पर भी जिस हाउस के साथ एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस ऐड हो चुका है, वहां पर आप लिख दीजिए कि वहां पे उस व्यक्ति को कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस का कष्ट देने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसा है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट दीजिए, मैं ब्रेक लूंगा। ओके, सो एट्थ हाउस इज व्हाट, पेन एंड सफरिंग। देखिए, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आया है, और वो जो प्रॉब्लम है वो आपको उतना परेशान नहीं कर रहा है, आपको कष्ट हद से ज्यादा नहीं दे रहा है, आपको दुख और दर्द उतना नहीं दे रहा है, तो वो एथ हाउस नहीं है। वो एक टाइम पीरियड है जो आया, आपको हिला के चला जाएगा। जो चीज आपको रुला दे, आपको पेन एंड सफरिंग दे, आपको कष्ट से भर दे, लाइफ में कष्ट दे के भर दिया, जब कोई चीज को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय, समझ लीजिएगा उस जगह पे एथ हाउस का ऐड हो चुका है। आपके पास लोन है, लेकिन लोन तब तक आपको तकलीफ नहीं देगा जब तक लोन का कनेक्शन एथ हाउस के साथ ना हो जाए। अब लोन कहां से आता है, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस का कनेक्शन एथ हाउस के साथ हो जाए तो वो लोन आपको कष्ट देगा। बीमार हुआ है, हल्का पुल्का बुखार हुआ है, होगा चला जाएगा, लेकिन बीमारी कनेक्ट हो गया एथ हाउस के साथ, अब वो बीमारी आपको कष्ट देगा। अब देखो, हॉस्पिटल में जितने व्यक्ति एडमिट है और बहुत कष्ट में है, समझ लीजिए उसका सिक्स एंड एथ हाउस ऐड हो चुका है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? है। कैसे? यूटिलाइज द कॉम्बिनेशन। रेमेडी से कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में कोई भी कॉम्बिनेशंस बन रहा है, तुरंत उस कॉम्बिनेशंस को यूज करो। नहीं तो आप अभी तक लाइफ में बहुत सारे रेमेडी कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत भगवान को बुला लिया, बहुत भगवान को पूजा कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम आके चले गए, लेकिन शैतान अभी भी है। कृष्ण भी आके चले गए, शैतान अभी तक भी बंद नहीं हुआ। तो वो नहीं होगा जब तक हम उसको उस सब से यूज नहीं करेंगे। ठीक है। सो एट्थ हाउस इज ऑल्सो फॉर व्हाट, एट्थ हाउस सिर्फ निगेटिव घर नहीं है, एट्थ हाउस अच्छा भी है। अब एट्थ हाउस का एक सिस्टम क्या है पता है, एट्थ हाउस कभी आपको बीच में नहीं रखेगा। या तो वो आपको बर्बाद करेगा, या तो वो आपको टॉप में बिठाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। या तो वो आपको बर्बाद करेगा, या तो टॉप लेवल पर बिठाएगा। अब एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजर है। एट्थ हाउस सर्जन, एडवोकेट, इंश्योरेंस, चार्टर अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट मतलब इंजीनियर्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑकल्ट, मंत्र साधना सिद्धि। फिफ्थ हाउस इस मंत्र, आप जो भी मंत्र सिलेक्ट करते हो वो सिलेक्ट करते हो फिफ्थ हाउस से। लेकिन आप अगर किसी चीज पे सिद्धि पाना चाहते हो,
परफेक्शन लेवल तक जाना चाहते हो, देन यू नीड एट्थ हाउस। सो एट्थ हाउस को हमेशा निगेटिव कहना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज एट्थ हाउस आपको परफेक्शन लेवल तक लेके जाता है। बिकॉज एट्थ हाउस इज ऑल्सो ए व्हाट, रिसर्चर। जो रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में, दे आर डीलिंग इन एट्थ हाउस। सो इसलिए वो आपको टॉप में बिठाएगा या तो बर्बाद करेगा। सो नाउ नाइन्थ हाउस इज व्हाट, नाइन्थ हाउस इज योर फादर। ओ, एट्थ हाउस इज ऑल्सो योर ससुराल। लड़का के लिए उसका ससुराल कौन होगा, उसके वाइफ का फैमिली। और लड़की के लिए उसका ससुराल कौन सा होगा, शादी के बाद जो लड़के के फैमिली में जाएगा वो फैमिली, उसका ससुराल। सो लोग कहते हैं ना मेरा ससुराल अच्छा नहीं है, या मुझे ससुराल कैसा मिलेगा, इट्स अ बिग कॉन्सर्न। चेक द एट्थ हाउस, एट्थ हाउस का कंडीशन कैसा है। अगर अच्छा है तो उस लड़का या लड़की को ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर एट्थ हाउस का कंडीशन अच्छा नहीं है तो उसको ससुराल अच्छा नहीं मिलेगा। सो नाइन्थ हाउस आपके बॉडी पार्ट में थाई को दिखाता है, थाई मसल। एंड इट्स डिनोट्स योर फादर, गुरु, कोई भी गुरु, ठीक है, आपके जो गुरु है आपके लाइफ का, वो है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। थर्ड हाउस क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। नाइन्थ हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। नाइन्थ हाउस इज व्हाट, जज, ठीक है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में याद रखिएगा, कोई भी रिजल्ट आपको अकेला घर से नहीं मिलेगा। ऑलवेज देयर विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस, दो तीन घर का कॉम्बिनेशन होकर ही आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो उस कॉम्बिनेशन का चार्ट क्या है वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो अब देखो, फिफ्थ हाउस आपका लर्निंग, स्टडिंग, टीचिंग दिखाता है। मतलब आप कितना पढ़ना चाहते हो, पढ़ने में कितना आपका रुचि है, आप पढ़ना कितना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पढ़ाई बंद नहीं हुआ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, वो फिफ्थ हाउस। बट इन केपी एस्ट्रोलॉजी देखिए, पराशरी में फिफ्थ हाउस को लेते हैं एजुकेशन का हाउस, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस को हम लोग लेते हैं हाउस ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा, फोर्थ हाउस इज योर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, एंड नाइन्थ हाउस इज योर हायर एजुकेशन। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे हायर एजुकेशन पे जाना है, क्या मैं जा सकता हूं, चेक द नाइन्थ हाउस। प्राइमरी एजुकेशन इज फोर्थ हाउस एंड हायर एजुकेशन इज योर नाइन्थ हाउस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। So now third house is documentation, ninth house is long distance travel, और ट्वेल्थ हाउस क्या है, ट्वेल्थ हाउस इज ए फॉरेन सेटलमेंट। आपको पता है फॉरेन लैंड को दिखाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आगे पूछ रहा है ना कि मैं फॉरेन लैंड जा सकता हूं, मुझे फॉरेन सेटल हो सकता है, सो फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें जो केपी में कॉम्बिनेशन चाहिए वो है थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। अगर वहां पे कहीं से भी ये तीन घरों का इंडिकेशन आ गया तो आप कह सकते हो यस यू कैन गो फॉरेन एंड सेटल देयर। वो कैसे देखना है वो सारा बात करेंगे। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस इज व्हाट, टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। करेक्ट, आप लोग कहेंगे हाँ, रॉन्ग, प्रोफेशन नहीं है टेंथ हाउस। चाहे पराशरी करे चाहे केपी करे कुछ भी करिए, तो आप कहेंगे तो प्रोफेशन क्या है। अभी मैं समझाता हूँ क्यों प्रॉब्लम होते हैं, क्यों लोगों को प्रोफेशन गाइड करने में डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, देन दे से कि मुझे इस प्रोफेशन पे जाना चाहिए, वो प्रोफेशन में जाना चाहिए, और वो जाते हैं, चलते नहीं है। फिर वो और एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो भी कहेंगे कुछ, कोई भी कुछ कहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होंगे, फिर ज्योतिष को गाली देके चले आएंगे कि ज्योतिष को कुछ पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को कुछ पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है। बिकॉज 98% एस्ट्रोलॉजर, मैं तो कहूंगा 99% एस्ट्रोलॉजर टेंथ हाउस से ही प्रोफेशन को डिकोड करते हैं। टेंथ हाउस प्रोफेशन नहीं है, टेंथ हाउस इज योर कर्म, योर कर्म। भगवान ने आपको इस दुनिया में क्या कर्म करने के लिए भेजा है। अब बैठ के कुछ सुन रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूं, ये भी एक कर्म है। रात को सोते हो, सोना भी एक कर्म है। उठ के दांत ब्रश करते हो, वो भी एक कर्म है। आप नहाने जाते हो, वो भी कर्म है। आप घर के लिए काम करते हो, वो भी कर्म है। आपके फ्रेंड ने, आपके घर के पड़ोसी ने आपको बोला है मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो ना बेटा, थोड़ा बाजार से सब्जी लाके दो, तो आपने उसको बाजार से सब्जी लाके दिया, वो भी एक कर्म है। लेकिन वो सब्जी लाके देने के कारण आपको पैसे नहीं मिलते। घर के लिए मदर ने बोला है कि सिलेंडर लाके लाके दो, आप सिलेंडर लेके आए, उसके बाद उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलते। आप सब फ्रेंड मिलकर कहीं गप्पे लड़ाते हो, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो भी एक कर्म है। तो कर्म क्या है, कर्म वो है कि
आपको चुना गया है पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन में बैठकर। तो आप कहेंगे तो प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करें? प्रोफेशन सिलेक्ट करने के लिए हमें सेकंड हाउस चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बात आते हैं प्रोफेशन का, इसका मतलब है कि प्रोफेशन इज दैट कर्म, वो कर्म होते हैं जिसके लिए हम लोग पैसे डिमांड करते हैं। सो 10th हाउस इतना छोटा मोटा हाउस नहीं है जो कर्म 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 आपका प्रोफेशन बता के रख दिया। 10th हाउस एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर प्रोफेशन एक छोटा सा पार्ट है। और प्रोफेशन वो फील्ड है जिसके लिए हम लोग डिमांड मनी, वी डिमांड मनी कि मुझे पैसे चाहिए। तो जब बात पैसे का आए, आप सेकेंड हाउस को कैसे इग्नोर कर सकते हो? सो वेन एवर यू गाइड profession to anyone, there should be a combination of second house and 10th house, then you can guide a perfect profession व्यक्ति को, स्ट्रेस फ्री लाइफ। वो कैसे करते हैं बात करेंगे जब प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीख करेंगे। सो 10th हाउस इज ऑल्सो व्हाट? 10th हाउस इज द राज गद्दी, द थ्रॉन ऑफ ए किंग। ये राज गद्दी है। तो अभी तो राज है नहीं, राजा तो है नहीं। तो अभी के जमाने में राजा कौन है? गवर्नमेंट। So government is the 10th house. 10th house is also your name, fame, your status. So whenever you person talks about मेरा मान सम्मान होगा, इज्जत होगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, चेक 10th हाउस। और बॉडी में 10th हाउस जो है वो आपके घुटने हैं, नी। अगर आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, चेक द 10th हाउस। नाउ 11th हाउस। 11th हाउस योर सोशल सर्कल। अच्छा, 3rd हाउस आपके पड़ोसी भी है, ठीक है, आपके घर के सामने पड़ोसी। आपको पड़ोसी कैसा मिलेगा? पड़ोसी के साथ, आपके नेबर के साथ कैसा रहेगा रिलेशन, वो 3rd हाउस बताएंगे। नाउ 11th हाउस। 11th हाउस इज योर फ्रेंड्स। अच्छा, 3rd हाउस हमने क्या बताया था? छोटे भाई बहन। 11th हाउस क्या है? मेरा भाई बहन। मेरा भाई बहन मतलब बड़ा भाई बहन, जो मेरे से बड़ा हो, बड़ा भाई बहन को दिखाता है 11th हाउस। 11th हाउस इज योर फ्रेंड सर्कल, योर सोशल सर्कल। आप जहां पर भी रहते हो, आप काम करने जाते हो, वहां पर एक सर्कल बनता है, वो आपका 11th हाउस सोशल सर्कल। अब आप लोग पढ़ने आए हो, मैं और आप एक साथ एक सर्कल में आ गए आज, तो ये भी एक सोशल सर्कल हो गया। तो जो भी सोशल सर्कल आपका बनता है वो 11th हाउस। 11th हाउस इज एनजीओ। 11th हाउस आपके बॉडी में कब मसल है, जो घुटने के नीचे और पांव के बीच का जो ऊपर का एरिया है, कब मसल, वो है 11th हाउस। 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन, आपके डिजायर, आपके फुलफिलमेंट्स को दिखाते हैं। करेक्ट। नाउ 12th हाउस। 12th हाउस आपका फुट है, पांव का निचला एरिया, फुट। 12th हाउस इज व्हाट? एक्सपेंडिचर। 12th हाउस इज व्हाट? स्पेंडिंग, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, मेडिटेशन, बेडरूम, आपका बेडरूम। 12th हाउस। 12th हाउस इज व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट, रुकावटें, हर्डल्स, ठीक है, लॉस। सो 12th हाउस इज ऑल्सो ए नेगेटिव हाउस एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने बताया 8th हाउस एंड 12th हाउस का डिफरेंस कैसे होता है। 8th हाउस आपको पेन सफरिंग देते हैं। 8th हाउस चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब चीजें खराब होते रहते हैं कि चीजें ना खराब ही हो जा रहा है, मेरा तो ये चीज खराब हो जा रहा है, इसका मतलब 8th हाउस। लेकिन जब बात आए खराब नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ही को बिना कारण कोई ब्लॉकेजेस आ रहा है, रुकावटें आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है बहुत जल्दी, वो 12th हाउस है। कोई भी चीज वीक हो जा रहा है, बहुत वीक हो रहा है चीजें, वो 12th हाउस है। जब आप देखो कोई चीज ना वीक हो रहा है, तो समझना वहां पे 12th हाउस आ चुका है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, बार बार किसी भी चीज को पर्टिकुलर लेके, किसी भी पर्टिकुलर घर से लेके डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो समझना उस घर से 12वें घर का ऐड हो चुका है। बार बार रुकावट आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहा है, इसका मतलब 12th हाउस। सो 8th हाउस एंड 12th हाउस इन दोनों का नेगेटिव कैसे रिजल्ट देते हैं? 8th हाउस डिस्ट्रॉय थिंग्स, 8th हाउस गिव यू पेन एंड सफरिंग, 12th हाउस क्या करेगा? इट विल गिव यू डिसअपॉइंटमेंट, इट विल वीक दैट पर्टिकुलर थिंग, किसी भी पर्टिकुलर चीजों को कमजोर कर देगा
ट्वेल्थ हाउस। सो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ द हाउस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लैनेट्स, देन विल मूव अकॉर्डिंगली। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सो आई हाँ। अभी तक जो क्लास में था, इट वाज लाइक अ ब्रीफ ओवरव्यू, करेक्ट, जी। ऑफ व्हाट द सेशंस आर गोइंग टू बी। तो जो आपने हम्म। अभी हाउसेस बताए, आई थिंक वो हम्म। थोड़ा स्किम्ड वर्जन था, उसका भी हम डिटेल में फर्दर सेशंस में करेंगे, राइट? और वाज दिस अभी इट? देखिए, अभी अभी जितना ये देखिए, बहुत देखिए, अगर एक हाउस के बारे में पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत लेंदी है। जी। तो हाउस को लेके बैठे रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज जैसे मैंने हाउस के बारे में डिस्कस करा, ये तो कर दिया। अब क्या होगा, क्लास जैसे चलते रहेगा, उस बीच में फिर से हाउसेस के बारे में कुछ कुछ नए नए आते जाएंगे, बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बट सर, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज मैं तो बिगिनर हूँ, आई एम नॉट श्योर वेयर अदर पीपल आर इन दिस जर्नी। सो मेरे को हाँ, शायद इतने कम ओवरव्यू में इतना नहीं समझ पाऊंगी इफ वी मूव टू अनदर टॉपिक, राइट? मैं सो आपको मैं आपको गारंटी देके कर रहा हूं, आप सब कर देंगे। ओके, मतलब मैं आई एम एक्सप्लेन कर जस्ट दूंगा, गिविंग अ डोंट वरी। डिस्क्लेमर। नहीं या नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी चीजों को करके आया है। जी। मैं हाँ तो मतलब, उसी सब जीरो से ही करूंगा। राइट राइट, ओके, ठीक आई है, थिंक दैट्स क्यों? फेयर। मतलब हाँ। वांटेड टू पुट दैट अक्रॉस कि जी। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ। सो आई वुड जी। अप्रिशिएट अगर उस वे में कोर्स को डिवाइस किया उसी वे जाए। में ही चलेगा, उसी वे में ही चलेगा। जी जी जी। क्योंकि क्योंकि अगर कोई भी कुछ करके भी आया होगा, मैं उसको उतना मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ नया सीख जाए, राइट। कुछ ऐसा मिल जाए जो आज तक कहीं ना मिला हो। और मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूं कि जो मैं दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो कहीं से भी नहीं मिलेगा, ओके। कहीं से भी नहीं मिलेगा, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, किताब में पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। मैं तो आप लोगों को किताबें भी दूंगा, पीडीएफ दूंगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी में 6 किताबें होते हैं, रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, रीडर 4, रीडर 5, रीडर 6। 6 बुक होते हैं, 6 रीडर बुक। उसका पीडीएफ दे दूंगा, उसका घर में पढ़ते रहेंगे, चीजें पता चल, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसा चीज नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ आप देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे याद नहीं होगा अभी, याद आपको बोलते ही याद आया। कैसे? नाइन्थ हाउस और क्या होता है, लिख लीजिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ सब लिख लीजिएगा बाद में वीडियो देखकर। नाइन्थ हाउस इज योर बिलीफ सिस्टम। अगर किसी का बिलीफ सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो नाइन्थ हाउस को पकड़िए। नाइन्थ हाउस इज योर ग्रोथ। किसी भी चीज में ग्रोथ देखना चाहते हो तो नाइन्थ हाउस को देखो। उसके बाद ट्वेल्थ हाउस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है वो है ट्वेल्थ हाउस। ठीक है। और फिफ्थ हाउस जो है वो भक्ति को दिखाता है, डिवोशन। एक व्यक्ति कौन से भगवान के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेंगे, वो उनके फिफ्थ हाउस बताएंगे, उनके फिफ्थ हाउस बताएंगे। तो ये है हाउसेस का एट्रीब्यूट, हाउसेस का एट्रीब्यूट। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। हम्म। यस यस। तो ये सारे जो हाउसेस का एट्रीब्यूट है वो लिख के रखिएगा। तो अब देखो, और मैं क्लास को नहीं खींचूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ दिन थोड़ा कम कम छोटा छोटा रखेंगे सेशन, उसके बाद सेशन को थोड़ा लंबा कर देंगे बाद में जाके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, टुमारो मंडे, देन ट्यूसडे, ट्यूसडे 4 PM। तो उस दिन हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर। प्लेनेट का नेचर क्या है, प्लेनेट का एट्रीब्यूट क्या है, प्लेनेट क्या डिनोट करते हैं, प्लेनेट कौन से बीमारी को देते हैं, कौन सा हेल्थ इशू प्लेनेट देते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। करेक्ट? कोई हाँ सर। कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है पूछिए, बाकी सब। हेलो सर। हाँ जी।
मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी मेष, अरे ये एरिस से आपने शुरू किया, लेकिन अगर किसी का वर्गो में है, जैसे मेरे बेटे का वर्गो से एसेंडेंट शुरू होता है और उसका हम्म। 5th हाउस में ये वो वाली राशि आती है 10th नंबर की, तो मुझे उसका हम्म। देखना हो तो उसका नी देखना है या उसका स्टमक का एरिया देखना है, अगर देखना मैंने हो तो? मैंने मैंने राशि के बारे में बताया ही नहीं, मैं हाउस के बारे में बताया। अच्छा, ओके ओके। फिफ्थ हाउस अगर स्टोमक है तो स्टोमक ही रहेगा। अगर अच्छा। सुनिए, अभी ये चीज आपने अच्छा बोला है, लेकिन इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता। हाउस फिक्स रहेगा अगर फर्स्ट हाउस आपके माइंड, आपके सर, आपके हेल्थ, आपके बॉडी, आपके नेचर को बता रहा है तो वो ही रहेगा। जब किसी भी हाउस में नंबर आते हैं वो राशि होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो राशि को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उस हाउस का चीजों को मेंटेन करने का। ओके। अब अगर आपके फिफ्थ हाउस स्टोमक है, आपके बेटे के फिफ्थ हाउस में कौन सा राशि है? 10th राशि। टेंथ अरे हाँ। राशि है, इसका मतलब टेंथ राशि को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि वो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट को मैन्युफैक्चर करे। अच्छा जी। नाउ फिफ्थ हाउस में जो राशि है वो है 10 नंबर, मकर हम्म, राशि, कैप्रिकॉन। द लॉर्ड ऑफ द कैप्रिकॉन इज सैटर्न। सो नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है सैटर्न को कि वो फिफ्थ हाउस का जो भी चीज उस जनरेट होगा उसको मेंटेन करे। ओके। सो राशि से नहीं, मैंने अभी जो बात करा हाउसेस के ऊपर बात करा। हाउस का एट्रीब्यूट नेचर वही रहेगा। हाउस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके। उसमें जब राशि आएगा उस राशि को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उस चीज को मेंटेन करने का, उस चीज को मैन्युफैक्चर करने का। मैंने क्या बोला, हाउस क्या करते हैं? हाउस मैन्युफैक्चर द रिजल्ट, हाउस मैन्युफैक्चर द रिजल्ट एंड हाउस लॉर्ड मेंटेन द रिजल्ट। हम्म, So now if house lord is not in a good condition, the result cannot be maintained. इसमें अब राशि को मत लाइए, हाउस को समझ लीजिए कि ये है। अब अगर आप देखिए आपके बॉडी पार्ट में किसी भी जगह में थोड़ा भी इशू है, जैसे कि मेरे पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, हम्म। मेरे पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो मेरा पेट कौन सा हाउस हुआ? 5th हाउस। फिफ्थ हाउस, दैट्स इट, खत्म। वहां पे राशि कौन है, प्लेनेट का, वो सब देखने का नहीं, बस हम्म। आइडेंटिफाई करे। अगर कोई कह रहा है मेरा सर बहुत दुखता है तो फर्स्ट हाउस। कोई कह रहा है मुझे दांत में इशू है, टिथ, गले हम्म। में, गले का ईएनटी प्रॉब्लम है तो सेकंड हाउस। कोई कह रहा है मेरा शोल्डर में प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, उंगली में प्रॉब्लम है, थर्ड हाउस। कोई कह रहा है मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो फोर्थ हाउस। कोई कह रहा है मेरे स्टोमक में प्रॉब्लम है तो आपके फिफ्थ हाउस। कोई कह रहा है मुझे लोअर एब्डोमेन, निचले पार्ट का पेट, उसमें प्रॉब्लम है तो सिक्स्थ हाउस। कोई कह रहा है मुझे फ्रंट साइड प्राइवेट पार्ट्स में इशू है तो सेवेंथ हाउस। एंड किडनी, ऑल्सो किडनी, सेवेंथ हाउस। कोई कह रहा है मुझे पीछे वाला बैक बैक प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम है तो एट्थ हाउस। ठीक है, देखिए उसके बाद नाइन्थ हाउस इज योर थाई मसल, टेंथ हाउस इज योर नी, कब मसल, कब, वो है इलेवेंथ हाउस। फुट इज योर ट्वेल्थ हाउस। नाउ सी, जब सेकेंड हाउस के ऊपर बात करते हैं, सेकेंड हाउस इज व्हाट, सेकेंड हाउस इज ऑल्सो ए फूड। सेकेंड हाउस इज ए फूड, सेकेंड हाउस फूड, मनी, फैमिली, ऑल दिस थिंग्स सेकेंड। सेकेंड हाउस के ऑपोजिट हाउस इज ए एथ हाउस। क्यों? क्योंकि हर घर का ऑपोजिट हाउस उसका सेवेंथ हाउस होता है, वो बात करेंगे। सो एथ हाउस इज व्हाट, सेकेंड हाउस से हम लोग खाते हैं, एथ हाउस से हम लोग चीजों को बाहर निकलते हैं, हम्म। इसलिए एथ हाउस को प्राइवेट पार्ट लिया गया है। एंड सेकेंड हाउस को सिर्फ पैसे से मत जोड़िए,
इसको नैरो डाउन मत कीजिए। सेकंड हाउस को नैरो डाउन मत कीजिए। सेकंड हाउस इज व्हाट, आपको पता है? सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ रिसोर्सेस, सस्टेनेंस। रिसोर्सेस एंड सस्टेनेंस मीन्स, मतलब देखिए, ये हम लोगों ने जन्म लिया है, इस जन्म में हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, तो जो भी रिसोर्सेस मुझे चाहिए वो है सेकेंड हाउस। इसलिए सेकेंड हाउस इज द रिसोर्सेस, इट्स नॉट ओनली मनी। तो क्या हो रहा है, लोग हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है और टेंशन में है। लेकिन हो सकता है ऊपर वाले ने बोला है, तुम्हें इस जीवन में जिंदा रहने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो मैंने दूसरे रूप में बना के रखा, लेकिन वो तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, इसलिए खुश नहीं है। सो सेकंड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसोर्सेस। किसी को और कुछ पूछना है? किसी को और पूछना है? तो यहां पे आज खत्म करें। श्योर सर। जी, तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास विल डू ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम ओके। लोग फिर से मिलेंगे। उस दिन हम लोग और नए नए चीजों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद धीरे 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 कुछ कुछ फॉर्मूलास आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। आज तो ये ओवरव्यू हुआ है, नेक्स्ट क्लास से और चीजों और डेप्थ जाएंगे, एक एक चीजों को पर्टिकुलर करके समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। सबको जय श्री ओके। कृष्णा एंड जय गुड श्री नाइट। कृष्ण। थैंक यू सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।